द लेजेंड्स गौरव की बात में एक बार फिर स्वागत आप सभी लोगों को। और अपने सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारे खास मेहमान इस सेशन में हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बिल्डिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अमित सिंघल जी, प्लीज कम ऑन स्टेज और तालियों के साथ प्लीज उनका स्वागत करिए। साथ ही अमित सिंघल जी का सफर कैसा रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनके सफरनामे पर एक नजर। अमित सिंघल एमडी एएसबीएस प्राइवेट लिमिटेड। अमित सिंघल देश के उन चंद बिजनेसमैन में से एक हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। न सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन बल्कि एक शानदार शख्सियत भी उनकी पहचान है। बिजनेस की दुनिया में आला मुकाम हासिल करने के साथ ही अमित सिंघल ने अपने आप को एक बेहतरीन शख्स भी साबित किया है। कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गरीब बेसहारा लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। कोरोना काल की मार हो या फिर लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाने की बारी, अमित सिंघल उन शख्सियतों में से एक है जो हर वक्त जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहे हैं। अपनी कंपनी में रोजगार देकर अमित सिंघल ने अनगिनत परिवारों की जिंदगी संवारी। साथ ही समाज सेवा की भावना से काम करते हुए उन लोगों की तरफ भी मदद का हाथ बढ़ाया जिनको देखकर भी इस दुनिया ने अनदेखा कर दिया। तो अमित सिंघल जी हमारे साथ मंच पर मौजूद है। एक बार फिर से उनके लिए तालियां बजा दीजिए। और न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर अजय सर, प्लीज आप स्टेज पर आइए और अमित जी का वेलकम करिए। एक ऐसी शख्सियत है जो अब ये सफरनामा जो आप लोगों ने देखा है उसके बाद वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बढ़ चढ़ के समाज में जिस तरीके से वो योगदान दे रहे हैं उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। मैं अपना और अपनी कंपनी एस बिल्डिंग की तरफ से आप सभी को नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश और हमारे प्रदेश तरक्की करे इंडस्ट्री के माध्यम से। गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से यही एक आशा करता हूँ कि हमें कंपनी को सहयोग मिलेगा और हमारा प्रदेश रोजगार के अंदर तरक्की करेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमित सिंघल सर, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट के साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। अब मैं डॉक्टर बीडी अरोड़ा जो एमडी मेडिसिन है उनको मंच पर बुलाना चाहूँगी। वो अगले सेशन में चर्चा में पूरी भागीदारी निभाते हुए नजर आएंगे और उनके साथ चर्चा होगी जो चिकित्सक क्षेत्र है इस प्रदेश का, गाजियाबाद और नोएडा का, वहाँ पर क्या स्टेटस अभी है और कितनी संभावनाएं हैं उस पर चर्चा होगी। उससे पहले उनके सफरनामे पर एक नजर। डॉक्टर बीडी अरोड़ा एमडी मेडिसिन हार्ट स्पेशलिस्ट। मेडिकल की दुनिया में बीडी अरोड़ा एक ऐसा नाम है जो आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। बतौर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीडी अरोड़ा अब तक अनगिनत लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। एक जिंदा दिल इंसान की पहचान और लोगों की मदद में सबसे आगे खड़े रहने वाले डॉक्टर अरोड़ा ने कोरोना के खिलाफ युद्ध में अहम भूमिका निभाई। वो न सिर्फ एक शानदार डॉक्टर हैं बल्कि खुशमिजाज इंसान भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने पेशेंट के नाम कुर्बान कर दी। अपने पेशे और लोगों की मदद के प्रति उनकी निष्ठा ने आज उनको एक आला मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। और डॉक्टर बीडी अरोड़ा जी के साथ ज्वाइन करेंगे ललित जायसवाल जी भी जो सोशल एक्टिविस्ट है। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। और समाज में बढ़ चढ़ के वो योगदान दे रहे हैं, समाज में लोगों की मदद कर रहे हैं। कोविड में भी उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की। एक ऐसा समय था, एक ऐसा काल था जिसमें पूरी दुनिया त्रस्त हो चुकी थी। उनके एक सफरनामे पर रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट देखिए। ललित जायसवाल समाज सेवी, जन उत्थान और समाज सेवा के लिए अपनी एक अलग पहचान रखने वाले ललित जायसवाल जी की गाजियाबाद में अलग छवि है। आप गाजियाबाद सिविल डिफेंस के भूतपूर्व चीफ वार्डन भी रहे हैं। अपनी सेवा भावी पहचान के चलते ही ललित जायसवाल जी को उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने सामाजिक कार्यों के चलते अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी ललित जायसवाल जी को कई मंचों पर सम्मानित किया जाता रहा है। कोरोना काल में जहां ललित जायसवाल जी ने हजारों जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा और सहायता की, कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए इंतजाम हो या फिर दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों में उनके द्वारा कराए जाने वाले कार्य हमेशा लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहे हैं। गाजियाबाद में होने वाले
सामाजिक कार्यों में ललित जायसवाल जी की हमेशा अग्रणी भूमिका रही है। और इन मेहमानों के साथ संदीप पहलवान जी, जो बीजेपी के युवा नेता भी हैं और सोशल वर्कर भी है। सर प्लीज कम ऑन स्टेज, सेशन को ज्वाइन करेंगे। बीजेपी के युवा नेता हैं तो युवाओं को लेकर उनका माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोचते हैं, वो इस सेशन में डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। उन पर भी एक रिपोर्ट देखिए। संदीप पहलवान, युवा कार्यकर्ता बीजेपी। गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले संदीप पहलवान बीजेपी के युवा कार्यकर्ता हैं। कोविड के बुरे वक्त में संदीप जनता की सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहे। लोनी में संदीप पहलवान हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। रात हो या दिन संदीप लोगों की सेवा और मदद के लिए तैयार रहते हैं। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता के तौर पर संदीप की पहचान लगातार बढ़ रही है। अपनी लगन और मेहनत से संदीप पहलवान की क्षेत्र में पहचान बढ़ रही है। लोगों के बीच इनका काफी प्रभाव है। संदीप पहलवान अपने सार्वजनिक जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहे। जनता का आशीर्वाद और साथ हमेशा उनके साथ बना रहे। और अब मैं चाहूंगी अरविंद अरोड़ा जी, जो सोशल एक्टिविस्ट है, आप प्लीज मंच पर आइए। समाज में जिस तरीके से आप बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, वो तमाम मुद्दे, वो तमाम परेशानियां जो लोगों की हैं, उनको आप बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं, उसको लेकर भी आज अरविंद जी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। अब मैं चाहूंगी कि न्यूज स्टेट के एडिटर अजय सर, आप प्लीज मंच पर आइए और आप हमारे मेहमानों का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच सर। और ये जो नेक्स्ट सेशन है, हमारे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी इसको आगे कंडक्ट करने जा रहे हैं। ओवर टू यू आयुष। बहुत शुक्रिया पूजा आपका। सबसे पहला सवाल बीडी अरोड़ा सर आपसे ही, दिल धोखा ना दे इसके लिए हम क्या करें? बहुत धोखा दे रहा दिल, ये कई लोगों को हार्ट फेलियर से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि हम सब लोग पिछले कुछ समय से लगातार देख रहे हैं और हार्ट अटैक्स की संख्याएं बहुत बढ़ रही हैं और ख़ासतौर से मीडिया के माध्यम से हम लोग सभी इसके प्रति सूचनाएं बहुत जल्दी से प्राप्त कर रहे हैं जी। कुछ लोग जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक का शिकार हो रहे हैं, कुछ लोग गाना गाते हुए, कुछ लोग डांस करते हुए, कुछ लोग पूजा करते हुए। तो जो सावधानियां, जैसा कि आपने कहा कि इससे बचाव की या किस तरह से इसकी इंसिडेंस को कम करने किया जाए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। इस समय मॉडर्न युग है, इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं स्ट्रेस को रखूँगा। हमें स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहिए और तनाव जितना हो सके, चाहे योगा के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, कुछ वॉकिंग के माध्यम से हमें कम करना चाहिए जी। और जो ट्रेडिशनल पहले से ही चले आ रहे हैं सावधानी बरतने के जैसे विषय हैं, चिकनाइयों का उपयोग ना करना, धूम्रपान का ना करना, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, अगर आपके परिवार में मतलब हार्ट अटैक की समस्याएं हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर सावधानी रहने की ज़रूरत है। एक संक्षेप में मैं जो थोड़ा टेक्निकल के रूप में उत्तर देना चाहूँगा और वो है कि हमें फार्मूला ऑफ 80 की तरफ ध्यान देना चाहिए। फार्मूला ऑफ 80 का सिंपल सा ये है कि जो हमारी हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी रेस्टिंग पल्स रेट 80 से कम हो, हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर जो खाने वाले से मतलब खाली पेट का ब्लड शुगर है वो 80 मिलीग्राम% से कम हो, जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से सेल्फ मॉनिटरिंग चीजें हैं उनको आपको ध्यान रखना होगा। अपना ख्याल पहले रखें, फिर डॉक्टर साहब आपका ख्याल रख पाएंगे। जी जी। ललित जी, कोविड इम्तिहान भी था, सबसे ज्यादा कड़ा इम्तिहान था समाज सेवियों का। इस इम्तिहान को कैसे पास किया आपने? देखिए, हमारे पास एक पूरी टीम थी। मैं चीफ ऑर्डर सिविल डिफेंस का हूँ जी। और उस टीम के अलावा बहुत सारे लोग हमारे सहयोगी संस्थाएं थी। तो जिस दिन ये कोविड लॉकडाउन हुआ तो ये निश्चित हो गया था कि बहुत सारे लोग पलायन करेंगे अपने अपने जगह पे।
तो सबसे पहली किचन हमने धार्मिक रामलीला समिति कविनगर में मैदान में स्टार्ट करी थी और बहुत संस्थाओं का योगदान मिला और जो हमारे वॉलंटियर्स थे पूरे शहर में गाड़ियों के साथ जाते थे और वो जहाँ ज़रूरत होती वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे जी। उसके बाद बहुत से लोगों के लिए जो ट्रेन और बसों की सुविधाएं थी उसमें बहुत सारे हमारे लोगों ने सहयोग किया, उनका सारा इंतजाम करना, उनको पहुंचाना। अच्छा, ये कि आप ये नहीं कह रहे कि मैंने किसी का सहयोग किया, आप ये कह रहे हैं कि हमें सहयोग मिला, ये आपका बड़पन यहाँ दिखा जा सकता है। हमें सहयोग मिला, बहुत सारी संस्थाओं का और लोगों का हर तरह से मिला जी। पहलवान साहब आप बताइए, अब कार्यकर्ता भी हैं और साथ साथ पहलवानी भी कर रहे हैं, जैसा कि आपको देख के ही लग रहा है, महत्वाकांक्षा क्या है, किसको सियासी पटखनी किसको देने वाले हैं आप? सियासी पटखनी तो हम तो भाजपा के साथ हैं। और बात करें अगर समाज सेवी की तो कोरोना काल में हमने रोज 7-8 हज़ार लोगों की मदद करी जी। वो राशन से हो या सिलेंडर से हो या मास्क से हो, सैनिटाइजर वगैरह काफ़ी बांटे और काफ़ी लोगों की मदद करी। बिल्कुल, और आगे भी यही विचार है कि लोगों की मदद करते रहें। अरविंद जी, आप कैसे इन चुनौतियों को देख रहे हैं? समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपनी चुनौतियां हैं, चाहे उसे जिक्र किया जाए या न किया जाए, और समाज सेवा की भावना कहाँ से आती है, वो डेडिकेशन कहाँ से आता है? मैं सबसे पहले न्यूज नेशंस का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मंच दिया है। आप सभी का आभार, जय माता दी। देखिए, मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और एक कंपनी चला रहा हूँ जिसमें लगभग 1000 लोगों को रोज़गार हमने दिया है। हमने जब सबसे पहले कोरोना आया तो उसमें सबसे पहले जो कोरोना आया था तो हमने एक व्यापार जो बिजनेस किया था तो उसमें जो ये आपके ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर्स हमने इंपोर्ट किए और वो लोगों को दिए, हमने बेचा, व्यापार किया उसमें जी। लेकिन मैं प्रभावित हुआ, मुझे फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ। मैं कोरोना से पीड़ित हुआ और विश्वास नहीं करेंगे, मैंने प्रण लिया और दोबारा जब कोरोना की लहर आई तो मैंने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करके, किसी से भी चंदा नहीं लिया और लगभग 50 गांव में मेडिकल कैंप लगाया जी। 50 गांव मेडिकल कैंप लगाने के साथ साथ पूरे विश्व में, पूरे भारत में जहां भी किसी को आवश्यकता थी, मेडिकल पूरी किट बना रखी थी हमने। इसमें ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइजर, मास्क और बहुत सारी दवाइयाँ थी, मेडिसिन्स दवाइयाँ थी, तो हमने लोगों को निःशुल्क देने का काम किया। तो वो चीज़ें, उससे प्रभावित हुआ मैं और तब से लेकर अभी तक हम समाज के रूप में जो भी सेवा होती है उसको चलिए, सफ़र आपका इसी तरह जारी रही, शुभकामनाएं भी हमारी हैं। लेकिन बीडी अरोड़ा सर, क्या सावधानियां बरतें और साथ ही क्या एक कोविड फटीक जो है वो उसने बड़ा परेशान किया लोगों को? लंबे वक्त तक बाउंडेशंस थी, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, वो दौर देखा है, वो दौर अब खत्म हो गया, लेकिन उसकी आहट हो सकती है, दस्तक इस तरह से हो सकती है, फिर ये डर भी है। सबसे पहले मैं आपके मंच से माध्यम से प्रदेश की जनता को और देश की जनता को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि इस समय कोविड की लहर के हमारे देश में आने की संभावना ना के बराबर है, बहुत कम है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वैक्सीनेशन का कवरेज जो हमारे देश में हुआ है वो बहुत अच्छा है, और दूसरा जो पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी है वो 70% से भी ज़्यादा है। इसलिए, और तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस समय जो चाइना और अन्य देशों में जो कोरोना हो रहा है वो ओमिक्रॉन के वेरिएंट से हो रहा है। ये कोई भी खतरनाक परिस्थिति में बिल्कुल भी ऐसे सीरियस बीमारी नहीं पैदा करेगा। ये जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इसके में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होना या ऑक्सीजन सैचुरेशन का कम हो जाना या मृत्यु दर का अधिक हो जाना, इस तरह से कोई भी घबराने की बात नहीं है। जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं लगाया, कृपा करके वो बूस्टर डोज लगवा लें। कोविड का जो आचरण है, जैसे मास्क पहनना, भीड़ वाले इलाकों में ना जाना, लगातार हाथ मुंह को धोते रहना और सफाई का ध्यान रखना, इस तरह की बातों का ध्यान रखें, लेकिन भ्रमित ना हो और डरे नहीं और ना ही डर को फैलाएं। और जी, इसके साथ साथ ललित सर, आपसे समझना चाहेंगे समाज सेवा के क्षेत्र में आप किन चुनौतियों को देखते हैं और वो भाव कहाँ से आता है, समर्पण का भाव, वो निस्वार्थ भावना? ऐसा है कि जो साधन संपन्न लोग नहीं है, ऐसा नहीं कि साधन संपन्न जो नहीं है उन्हीं को चाहिए समाज सेवा। जब त्रासदी आती है तो समाज का हर वर्ग प्रभावित होता है। बेशक हमने देखा है कि जब ये त्रासदी हुई और सेकेंड वेव जब आई थी तो लोगों को एम्बुलेंस और अंतिम यात्रा वाहन भी नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल। और उनके शव को उठाने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे, पैसे बहुत थे उनके पास।
तो हमारे लोगों ने एक योजना बनाई और 4 गाड़ियां, हमने 2 गाड़ियां नहीं खरीदी और कुछ गाड़ियां हमारे पास पहले से थी, अंतिम यात्रा वाहन। और 10 लोगों की एक टीम बनी हमारे यहाँ। उन्होंने पूरे दिन रात 24 घंटे 2 गाड़ियां हमने प्रशासन को दी और 2 हमने खुद चलाई। ठीक है। हमने नंबर अपना डिस्प्ले किया और वो गाड़ियां किसी को अपना शव अंतिम संस्कार करना है तो हमारे यहाँ से अवेलेबल होती थी। अब समाज सेवा की बात करते हैं तो समाज सेवा एक तो जिसको ज़रूरतमंद है उसके लिए है, और अगर अपने शहर के लिए कुछ करना है तो और बहुत सारी गतिविधियां हैं जो सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां हैं वो भी करनी चाहिए, जिससे कि लोग अच्छे आचरण में प्रवेश कर सकें। जी तो अरविंद जी, एक संक्षेप में क्या संभावना इंडस्ट्रीज को लेकर देखते हैं पश्चिम में, खास करके गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा जो एक मकसद है युवाओं को रोज़गार देने का, और मैं चाहता हूं कि जितना भी पूरे विश्व का युवा है वो सक्षम बने और रोज़गार करे। मेरी कहीं भी किसी को आवश्यकता है तो मैं उसमें पूरा सपोर्ट। चलिए, इन बेस्ट विशेष के साथ आप बहुत शुक्रिया आप सभी का। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे बीच मौजूद हैं, कुछ ही वक्त में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आप लोगों को सम्मानित करेंगे वो। और इसी के साथ इस सेशन में हमें इजाज़त दीजिए। बेहद शुक्रिया आप सभी का।